हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक एसएमई आईपीओ के बारे में। दोस्तों जनरली हम क्या है कि एसएमई आईपीओ का रिव्यू नहीं करते हैं। कारण उसका ये है कि एसएमई जो आईपीओ होते हैं काफ़ी छोटे, मतलब छोटी कंपनीज होती है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं, काफ़ी छोटी कंपनियां होती हैं, इनका रेवेन्यू काफ़ी छोटा होता है। तो क्या है कि डूबने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है इन कंपनीज के अंदर, और रिस्क भी ज़्यादा रहता है। और उसके अलावा इनकी जानकारी हर जगह अवेलेबल नहीं रहती। इसके कारण क्या है कि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, और इस कारण क्या है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि इसका लॉट साइज बड़ा होता है, मतलब 1 लाख रुपए के आसपास का लॉट साइज होता है। इस कारण क्या है कि जितने ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके कारण रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है। इस कारण क्या है कि मैं एसएमई आईपीओस को जनरली सजेस्ट नहीं करता हूं, उसके अलावा रिव्यू भी नहीं करता हूं। और सबसे मेन चीज़ तो यही है कि इसकी जानकारी हर जगह अवेलेबल नहीं रह पाती, हम पूरी तरह से नहीं जान पाते किसी भी कंपनी के बारे में। और दोस्तों अभी 3 आईपीओ ओपन है, जिसके अंदर थोड़ा प्रिसीजन मेटालिक लिमिटेड का जो आईपीओ है वो थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, और इस पर मुझे कमेंट्स भी आए कि इस पर वीडियोस बनाया जाए, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं थी, जितनी भी मुझे इसकी जानकारी मिली है तो मैं आपके सामने आपको बता दूंगा, और इसका रिव्यू भी आपको बता दूंगा। और उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी अपनी एनालिसिस साथ में लगाएं और अपनी रिस्क पर करें, क्योंकि एसएमई आईपीओ थोड़े रिस्की होते हैं। जनरली जो 80% कंपनियां हैं उनके सक्सेस होने का चांस कम होता है, सिर्फ 20% जो कंपनीज है वही एसएमई आईपीओ के अंदर सक्सेस हो पाती है। तो इस कारण क्या है कि मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा रिव्यू का वीडियो देखने के बाद भी आप अपनी एनालिसिस भी साथ में लगाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और इसके अलावा आप हमारी शॉर्ट रील्स देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, मतलब प्रिसीजन मेटालिक लिमिटेड जो कंपनी है वो काम क्या करती है। तो दोस्तों ये कंपनी एक तो मैन्युफैक्चर करती है एलॉय व्हील्स, और उसके अलावा फिनिशिंग करती है एलॉय व्हील्स की। जो सेमी फिनिश्ड एलॉय व्हील्स होते हैं उनकी फिनिशिंग करना उसका काम है, और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग करना इसका काम है। दोस्तों जो एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स होते हैं जो कारों में, बाइक्स वगैरह में काम आते हैं, जनरली ये ज्यादातर जो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग करती है एलॉय व्हील्स वो कारों के लिए करती है, मतलब 4 व्हीलर के लिए ज्यादा करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो यही आता है कि जो एल्यूमिनियम होता है उससे ये अपने एलॉय व्हील्स वगैरह बनाती है। और फिनिशिंग के अंदर क्या आता है, मेन इसका काम है जो सेमी फिनिश्ड एलॉय व्हील्स होते हैं उनकी फिनिशिंग करना। तो फिनिशिंग के अंदर क्या आता है कि जो सेमी फिनिश्ड एलॉय व्हील्स होते हैं उनकी क्लीनिंग, वॉशिंग, बफिंग, पॉलिशिंग, टेस्टिंग और पैकिंग करने का ये काम करती है। तो जो ये अपने एलॉय व्हील्स बनाते हैं उनकी भी फिनिशिंग वगैरह करती है, मतलब पॉलिश वगैरह करना, टेस्टिंग, पैकिंग वो तो करती है। उसके अलावा दूसरी जो कंपनियां हैं उनके सेमी फिनिश्ड एलॉय व्हील्स आते हैं, तो उनको क्या है कि ये फिनिशिंग करके देती है, जिसके अंदर क्लीनिंग, वॉशिंग है, पॉलिशिंग है, टेस्टिंग करती है, पैकिंग करके देती है। और दोस्तों सेमी फिनिश्ड एलॉय व्हील्स की जो फिनिशिंग करना है वो इसका मेन काम है। तो इसके अंदर जो इसके कस्टमर्स हैं सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड, जो कि इंडिया की कंपनी है, जो कि सेमी फिनिश्ड एलॉय व्हील्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद इसको टेस्टिंग, पॉलिशिंग और पैकिंग वगैरह के लिए देती है। फिर दोस्तों दूसरा इसका कस्टमर सिल्वर मेटालिक्स यूएसए, मतलब यूएसए की कंपनी है, वो भी इसकी कस्टमर है। फिर दोस्तों तीसरी इसकी कस्टमर है सिनर्जी कास्टिंग, ओमान की जो कंपनी है वो भी इसकी कस्टमर है। फिर दोस्तों चौथी एक और कंपनी इसकी कस्टमर है, इंडिया की कंपनी है कार्लजीज, जो कि बेंगलोर से है, वो भी इसकी कस्टमर है। और दोस्तों अभी जो इसके पास टोटल ऑर्डर है 238.40 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर इसने 60 से 65 करोड़ के आसपास जो ऑर्डर है वो कंप्लीट कर दी है। अभी 173 करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो अभी इसके हाथ में है, मतलब अभी करना बाकी है। तो दोस्तों ये जानकारी मुझे जहां से भी मिली मैंने आपको अवेलेबल करवाई। हो सकता है इसमें कुछ मिसिंग भी हो, और हो सकता है इसमें कोई गलत आंकड़े भी हो, तो इसकी एनालिसिस आप भी साथ में लगाएं। तो दोस्तों ये तो ही कंपनी की बात। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल देखें तो 2019 से लेकर 2021 तक जो है इसके फाइनेंशियल काफी मजबूत हुए हैं। तो दोस्तों 2019 से लेकर 2021 तक की बात करें तो इसका रेवेन्यू काफी बड़ा है, और दोस्तों इसका जो रेवेन्यू है 2020 के बाद ज्यादा बड़ा है, मतलब 2019 के आसपास का रेवेन्यू देखें तो बहुत कम था। और दोस्तों 2021 के अंदर जो इसका टोटल रेवेन्यू है 49.24 करोड़ रुपए का। और दोस्तों प्रॉफिट की बात करें, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो इसके हाथ में प्रॉफिट बचता है, तो 2019 के अंदर जो इसका प्रॉफिट था सिर्फ 46,000 रुपए, सिर्फ 46,000 रुपए 2019 के अंदर इसका प्रॉफिट था, जो कि 2020 के अंदर बढ़कर हो गया 82.39 लाख रुपए। बहुत ही बढ़िया जंप है 2020 के अंदर। फिर दोस्तों 2021 के अंदर जो इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1.49 करोड़ रुपए, एकदम बहुत अच्छा जंप आ गया है। 2020 से लेकर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर काफी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। फिर दोस्तों अभी 6 महीनों, मतलब सितंबर 2021 के रेवेन्यू की बात करें, उसका जो रेवेन्यू है 48.13 करोड़ रुपए का। अगर 6 महीने के अंदर इसका रेवेन्यू 48.13 करोड़ रुपए का है तो अगले 6 महीने के अंदर हम 50 करोड़ के आसपास मान सकते हैं। तो FY22 का इसका रेवेन्यू होना चाहिए 100 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि देखा जाए तो पॉजिटिव बात है, पर ये जरूरी नहीं है कि ऐसा रेवेन्यू जनरेट करे।
और दोस्तों इसके अलावा अभी 6 महीनों की प्रॉफिट की बात करें तो 2.14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है अभी सितंबर 2021 तक। तो प्रॉफिट वाइज भी देखें तो अगले 6 महीनों के अंदर इसको प्रॉफिट होना चाहिए 4 करोड़ रुपए के आसपास का। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, रिस्क उतना ही ज्यादा है। और दोस्तों अभी पिछले सालों की बात करें तो पिछले सालों से इसका जो फाइनेंशियल है वो थोड़ा कमजोर चला था। अभी 2 सालों से ही कंपनी प्रॉफिट के अंदर आई है, तो हमें ये सोचने की जरूरत है। और दोस्तों ये जो लिस्ट होने जा रहा है 28.49 के पीई पर, बाकी सारी जो कंपनियां हैं उनसे देखा जाए तो ये थोड़े महंगे वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रहा है, और उसके अलावा एक कंपनी से थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पर ये लिस्ट होने जा रहा है। अब दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 19 जनवरी को और इसकी क्लोजिंग डेट है 24 जनवरी को। और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड रखा है, इसका प्राइस बैंड नहीं होता, फिक्स प्राइस होता है। 51 रुपए इसका प्राइस रखा गया है, मतलब 51 रुपीज इसका प्राइस रखा गया है। और दोस्तों लॉट साइज है 2000 का, मतलब 2000 शेयर होंगे एक लॉट के अंदर। और दोस्तों अगर हमारे आईपीओ अलॉट हो जाता है तो एक साथ लॉट बिकेगा और कोई बायर भी हमें चाहिए वापस खरीदने के लिए, तो उस हिसाब से आप सोच के इन्वेस्ट करें इसके अंदर। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई पर, जो एसएमई शेयर होते हैं उनके पीछे एसएम लिखा हुआ आता है, मतलब कोई भी अगर आप शेयर देखेंगे उसके अंदर एसएम लिखा होगा, एनएससी के अंदर एसएम लिखा हुआ आएगा, और जो बीएससी के अंदर कुछ और साइन होगा। फिर दोस्तों जो उसका आईपीओ का साइज है 21.93 करोड़ रुपए, मतलब 21.93 करोड़ रुपए जुटाएगी अपने जो इन्वेस्टर से, और इसके अंदर ये 43 लाख जो शेयर हैं वो सेल करेगी। तो 21.93 करोड़ रुपए जुटाने से पहले जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 79.70% की, मतलब 79.70% की इसकी हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की, मतलब आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद जो हिस्सेदारी रह जाएगी 58.62% की, मतलब 58.62% की हिस्सेदारी रह जाएगी आईपीओ के बाद। तो हिस्सेदारी अच्छी है, मतलब 51% से ऊपर की हिस्सेदारी है, जो कि अच्छी बात है। फिर दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस हमें पता चलेगा बिग शेयर की वेबसाइट पर। और दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट आएगा 28 तारीख को। अगर हमारे आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो रिफंड जो आएंगे 31 तारीख को, और शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 1 फरवरी को, और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 2 फरवरी को। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ठीक ही है, जिस हिसाब से आंकड़े हमने देखे तो उस हिसाब से कंपनी ठीक ही नजर आ रही है। और फाइनेंशियल देखें तो पिछले 2 सालों से इसका फाइनेंशियल काफी सुधरा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी फाइनेंशियली भी मजबूत नजर आ रही है। और बाकी इसके हाथ में ऑर्डर देखें तो ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है। और बाकी दोस्तों जहां से भी इसकी जानकारी मुझे मिली है मैंने आपको अवेलेबल करवाई है। हो सकता है ये जानकारी गलत भी हो, आप अपनी भी एनालिसिस साथ में लगाएं, उसके बाद इस आईपीओ में अप्लाई करें। और बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि एसएमई आईपीओ जो होते हैं काफी रिस्की होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है इस तरह का इन्वेस्ट करने का वो इससे दूर ही रहें। जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ही इसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोचें। और दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन वगैरह काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। आपके माइंड में जो भी सवाल थे वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर दोस्तों ये सारे कंफ्यूजन वगैरह क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।